स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गणेश मान, सीनियर बॉटनी फैकल्टी CLC सीकर। हम लोग सेल डिवीज़न की स्टडी कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने माइटोसिस को कंप्लीट किया है। अब कुछ माइटोसिस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो किस तरीके से बनते हैं हमारे मॉड्यूल में वो दिए गए हैं। फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, है ना। माइटोसिस के अलग करेंगे और मियोसिस के अलग। तो कुछ माइटोसिस से खास तौर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम पहले उन पर बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, कितनी कोशिका में समसूत्री विभाजन से 64 नई कोशिकाओं को बनाया जाता है। तो इसमें जैसे है 8 नंबर 1, 2 है 32, आपकी 3 है जैसे 16, जैसे 4th है आपकी 65 या 64 ऐसे। तो यहाँ पर कितनी कोशिकाएं हैं जिनमें समसूत्री विभाजन किया जाए और उससे 64 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये 32 राइट आंसर आता है। यानी कि अगर 32 कोशिका में समसूत्री विभाजन किया जाए तब वो कहीं ना कहीं 64 कोशिका में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये अब जैसे क्वेश्चन है, माइटोसिस के अध्ययन के लिए उपयुक्त पदार्थ होता है। जैसे फ्लावर बड, पुष्पकलिका। क्या ये पुष्पकलिका अच्छा मटेरियल है? दूसरा है माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी। क्या ये उपयुक्त मटेरियल है? तीसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन है जैसे प्याज की जड़ें, ये। चौथा ऑप्शन है शैवाल के जायगोट, ये। तो इसका बेस्ट जो मटेरियल होता है वो प्याज की जड़ होती है। प्याज की जड़ों में आप अच्छे से समसूत्री विभाजन को अध्ययन कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, निम्न में से समसूत्री विभाजन का कार्य नहीं है। नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, तीसरा रिपेयरिंग, मरम्मत, है ना, या ग्रोथ के बाद में रिपेयरिंग मतलब मरम्मत। क्या मरम्मत इसका कार्य है या नहीं है? चौथा ऑप्शन है मेंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म रेशियो, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म रेशियो। तो इनमें से कौन सा काम वास्तव में समसूत्री विभाजन का नहीं है? तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय वास्तव में देखा जाता है तो वहाँ अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन लैंगिक जनन में नॉर्मली नहीं होते हैं। ये बात अलग है कि एल्गी में युग्मक निर्माण के लिए समसूत्री विभाजन होते हैं, और कुछ जो आर्किस्पोरियल सेल होती हैं वो भी माइटोटिकली डिवाइड होती हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस को ऐसे सीधे पार्टिसिपेट नहीं माना जाता है। ये बात है। अब एक क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एम्ब्रोलॉजी से भी जुड़ जाता है। तो कहा जाता है कि एक सक्रिय मेगास्पोर में कितने समसूत्री विभाजन होते हैं जब वह एक एम्ब्रियोसैक मतलब भ्रूण कोश में परिवर्तित होता है। तो कितने विभाजन होना चाहिए? एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म में होता है ना। तो एंजियोस्पर्म में आपने देखा होगा कि एम्ब्रियोसैक बनता है, और उस एम्ब्रियोसैक में हमेशा जो कंडीशन पाई जाती है वो 8 न्यूक्लियेट 7 सेल्ड कंडीशन पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि जो एक अभी एम्ब्रियोलॉजी जब पढ़ते हैं तब ये बातें समझ में आती हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक फंक्शनल मेगास्पोर है ना, जैसे मेगास्पोर मदर सेल होती हैं, उससे बाद में 4 बनते तो हैं लेकिन 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, है ना। ये है फंक्शनल मेगास्पोर है ना। इसमें 3 बार माइटोसिस होते हैं। कितने? 3 टाइम माइटोसिस। और इससे क्या होता है, एक एम्ब्रियोसैक बन जाता है ऐसे। इसमें 3 कोशिका इधर, 2 कोशिका इधर और 3 कोशिकाएं इधर। तो इस तरीके से एक एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है। इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक। तो एम्ब्रियोसैक बनाने के लिए यहाँ 3 बार समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। 3 बार कैसे? एक एम्ब्रियोसैक का जो केंद्रक है एक बार डिवाइड होगा तो 2 कोशिका बनेगी, फिर दूसरी बार होगा तो 4 और तीसरी बार होगा तो 8 केंद्रक बन जाते हैं। बाद में फिर ये 3 और ये 3 अपने अपने ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं
और इस तरीके से 7 कोशिकाएं बन जाती हैं और 8 केंद्र की अवस्था हो जाती है। इसे हम एक कंबाइंड बड़ी कोशिका मानते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ कितनी हो जाती हैं? 7 कोशिकाएं, 3 ऊपर 3 नीचे और एक बड़ी कोशिका जो सेंट्रल सेल कहलाती है। ये 7 सेल्ड है लेकिन न्यूक्लियस की संख्या 8 है। तो कहने का मतलब एक सक्रिय मेगास्पोर 3 बार समसूत्री विभाजन करता है, तब जाके एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो स्टेज 5th है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। माइटोसिस के विषय में सही विकल्प नहीं है, तो क्या सही विकल्प नहीं है? तो यहाँ कहा गया है कि टीलोफेज में क्रोमैटिड विपरीत, ये क्वेश्चन नंबर अपना स्टेज 5th का 4th है। तो टीलोफेज में क्रोमैटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं। नहीं, ये तो एनाफेज में गति करते हैं। गोल्जी सम्मिश्रण एंडोप्लाज्मिक जालक पूर्वावस्था के अंत पर भी दृश्यमान बने रहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लेट प्रोफेज में भी हमें गोल्जी बॉडी और ER दिखाई देते। तो यहाँ पर आपको चुनना है सही विकल्प। अब क्या आगे? मेटाफेज में गुणसूत्र स्पिंडल की मध्य रेखा पर चले जाते हैं, मध्य रेखा प्लेट के साथ साथ पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। एनाफेज में क्रोमैटिड पृथक हो जाते हैं परंतु कोशिका के केंद्र में बने रहते हैं। ठीक है, तो इसमें तीसरा आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज प्लेट पर आके इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। क्लियर ये बात? इसके बाद में कुछ मियोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम आगे बात करेंगे। जैसे कहा गया है 19वां क्वेश्चन है स्टेज 5th में, तर्कु रूपी तंतु लगते हैं मतलब जुड़ जाते हैं। ये 2016 में क्वेश्चन आया है। गुणसूत्रों के काइनेटोकोर पर, गुणसूत्र के सूत्र केंद्र पर, गुणसूत्र के काइनेटोसोम पर। तो स्पिंडल फाइबर, कल पिछले लेक्चर में ही हम लोगों ने देखा था कि स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर पर अटैच हो जाता है ना। तो ये 19 क्वेश्चन था। अब है कायिक कोशिकाओं में समसूत्र के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? मतलब कहना मतलब माइटोसिस में माइटोसिस डिवीजन अगर सोमेटिक सेल में हो रहा है, कायिक सेल में हो रहा है, तो इसमें से क्या नहीं पाया जाएगा? केंद्रिका का विलोपन, केंद्रिका विलोपन करेगा। गुणसूत्र गति, मूवमेंट होगा। सूत्र युग्मन है ना, और तर्करूपी तंतु, तर्करूपी बनेंगे लेकिन ये युग्मक का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ये बात है। इसके बाद में है यहाँ कहा गया है कोशिका वृद्धि के दौरान, क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका वृद्धि के दौरान DNA का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो DNA का संश्लेषण कब होगा? G1 प्रावस्था, G2 प्रावस्था, M प्रावस्था, S प्रावस्था, हम इस पर पूरी डिटेल में बात कर चुके हैं, है ना, ये बात है। अब है इसमें कुछ, अब जो आगे क्वेश्चन है वो एक्चुअली माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन से संबंधित है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टेज 1st, 2nd, 3rd और 5th, है ना। और आपके लिए एक अच्छी बात बता दूं कि आप फेसबुक पर CLC की जो फेसबुक है उस पर जाके आप प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशन के वीडियोस हैं उन्हें आप बड़े आराम से देख सकते हैं और वहाँ पर भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना।
उसमें 2013 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन अभी चल रहा है। ओके, तो ये चीज़ है, हर तरीके से हमें स्टडी करनी है। ये माइटोटिक डिवीज़न से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चंस हैं। अब हम यहाँ से आगे की स्टडी करते हैं और उसका नाम है मियोसिस सेल डिवीज़न। कौन सा डिवीज़न? मियोसिस। तो हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे। मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीज़न, ये इसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं। इसे हम अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन। इसकी अगर हम पहली लाइन पढ़ते हैं तो कहा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जब उसमें से गैमीट बनते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है, तब जाके अर्धसूत्री विभाजन के होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान द्विगुणित अवस्था को अगुणित अवस्था में बदलने के लिए अर्धसूत्री विभाजन किया जाता है, खास तौर से लैंगिक जनन के समय युग्मक या हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के लिए। तो कैसे इसकी स्टडी स्टार्ट की जाए? तो कहा जाता है कि द्विगुणित द्विगुणित का मतलब है 2n कोशिका विभाजित होकर जब 4 अगुणित n कोशिका को निर्मित करती है। ओके, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 फेज में कंप्लीट होती है ना, लेकिन ये लैंगिक जनन के दौरान 2n सेल डिवाइड होती है। हैप्लॉइड सेल में कभी मियोसिस प्रोसेस नहीं होती। अच्छा, अब अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसने दिया था? तो कह सकते हैं, ये शब्द भी खास है यहाँ, अर्धसूत्री विभाजन शब्द फार्मर तथा मूरे के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसके
अध्ययन के लिए, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अध्ययन के लिए उपयुक्त पदार्थ पुष्पकलिका को माना जाता है। क्यों भाई पुष्पकलिका को क्यों मानते हैं? फ्लावर बर्ड को ही क्यों मानते हैं? एक बात ध्यान देने वाली है कि एक्चुअली हम मियोसिस डिवीज़न फ्लावर बर्ड में ही अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, फ्लावर में क्यों नहीं कर सकते? अब आप सोचो, एक फ्लावर का मतलब होता है जब वो ओपन हो चुका है, और कलिका का मतलब होता है जब वो ओपन नहीं होता, अनओपन फ्लावर्स। तो मेजॉरिटी में देखा ये जाता है कि जब फ्लावर ओपन होता है तो इसका मतलब है कि वो पोलन ग्रेन के लिए या पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए तैयार है, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फ्लावर ओपन होता है, उसी दिन अरोमा डिस्पर्स होती है। अरोमा डिस्पर्स होने का मतलब है कि वो एक इंसेक्ट को इनवाइट कर रहा है पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्लावर ओपन हुआ तो पोलन ग्रेन बन चुके हैं, और पोलन ग्रेन बनने का मतलब होता है कि मियोसिस वहाँ कंप्लीट हो चुकी है। इसीलिए इसके लिए फ्लावर बर्ड को उपयुक्त माना जाता है। आपको याद हो तो जब मेंडल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की स्टडी करता था तो मेंडल हमेशा अनओपन फ्लावर में ही आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराता था। क्यों? क्योंकि बर्ड कलिका अवस्था का मतलब होता है कि उसमें परागकण अभी पूर्णतः बने नहीं। अगर परागकण पूर्णतः बन जाएंगे तो पहले ही सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जब पुष्प खुलता है, ओपन होता है, तो उसमें परागकण बन चुके होते हैं, इसका मतलब मियोसिस हो चुकी होती है, तो आप स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए कलिका अवस्था में हम मियोसिस का अध्ययन करते हैं, ये अच्छा पॉइंट है। अब एक और चीज़, अगला ये कि इसे हैप्लॉइड सेल, कैसी सेल? हैप्लॉइड सेल मतलब N में अध्ययन, या कह सकते हैं कि इसे हैप्लॉइड सेल में अध्ययन नहीं किया जाता है। हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस हमें देखने को नहीं मिलती है, कहीं भी हैप्लॉइड सेल में आप मियोसिस को नहीं देख सकते हो। इसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते किस लिए? तो अर्धसूत्री विभाजन कहने के पीछे वजह ये है कि यहाँ पर जो जनक होता है, उस जनक से जो नई पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उसमें गुणसूत्र की मात्रा आधी रह जाती है, इसलिए हम उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट बनाया जा सकता है, अर्धसूत्री विभाजन में निर्मित 4 अगुणित कोशिका में जनक कोशिका की अपेक्षा गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है,
आधी हो जाती, ठीक है, आधी हो जाती है, इसलिए हम इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जबकि हमने समसूत्री विभाजन में क्या देखा था, समसूत्री विभाजन में जनक के अंदर जितने क्रोमोसोम थे उतने ही क्रोमोसोम उसकी पुत्री कोशिका में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल के जरिए या एक टेबल के जरिए इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। अब एक मियोसिस में क्या क्या होता है, मियोसिस के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, मान के चलो कि एक पेरेंटल सेल है, क्या है, पेरेंटल सेल, पेरेंटल सेल, वो पेरेंटल सेल हो सकती है मे बी, क्या हो सकती है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या हो सकती है, वो एक जायगोट की सेल हो सकती है, जायगोट, क्योंकि जायगोटिक मियोसिस भी होता है, तो ये भी 2n है, ये भी 2n है। एक हो सकती है गैमीट की जो मदर सेल होती है, जैसे एंड्रोसाइट सेल होती है ना, गोनोइडल एपिथीलियम बोलते हैं, गोनोइडल एपिथीलियम, तो ये भी कैसी होंगी, 2n। इनसे क्या बनेंगे, अच्छा, तो हो क्या रहा है, ये सभी पेरेंटल सेल हो सकती हैं, इनके अंदर ही हमें मियोसिस डिवीज़न देखने को मिलता है, हम लोग इनमें मियोसिस को स्टडी कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि अगर 2n सेल मान के चलो 16 क्रोमोसोम है 2n सेल में, ये एक पेरेंटल सेल, अब ये जब डिवाइड होगी तो 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, मतलब 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ये मियोसिस फर्स्ट में होगा। तो इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, n इक्वल टू 8, इसमें भी कितने होंगे, n इक्वल टू 8। तो हम इस डिवीज़न को क्या नाम दें, हम इस डिवीज़न को कहेंगे मियोसिस फर्स्ट, क्या कहेंगे, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट है ये, ठीक है, ये अर्धसूत्री प्रथम। अब यहाँ क्या हुआ है, पेरेंटल सेल में तो 16 है, और ये जो नई सेल बनी है जिन्हें डॉटर सेल कह सकते हो, इनके अंतर्गत जो हमें क्रोमोसोम का नंबर नज़र आ रहा है वो एक्चुअली कितना है, वो ठीक पेरेंटल सेल का आधा रह गया। तो इसीलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं रिडक्शनल, क्या, रिडक्शनल डिवीज़न, रिडक्शनल डिवीज़न नाम देते हैं। हिंदी में से नाम क्या दोगे, अवनत विभाजन, क्या नाम देंगे, अवनत विभाजन, अवनत विभाजन नाम दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं अनइक्वल या अनइक्वेशनल डिवीज़न, अनइक्वेशनल, अनइक्वेशनल डिवीज़न, अनइक्वेशनल मतलब इसमें इक्वेशन नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, और इसीलिए हम अनइक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। अब जब ये दोबारा से डिवाइड होगी तो इससे फिर 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, फिर से ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से, यहाँ पर ये बन जाते हैं। अब आप जानते हो कि इसके अंदर भी जो क्रोमोसोम का नंबर होगा n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8। तो समझ लो, ये पॉइंट भी यहाँ पर समझ में आ जाएंगे हमें। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं हैप्लॉइड सेल बनी है,
लेकिन इनकी संख्या 4 हो गई है। मतलब यहाँ क्रोमोसोम का नंबर आधा फर्दर नहीं हुआ है, तो हम इस डिवीज़न को कहते हैं मियोसिस सेकेंड। ये कहलाती है मियोसिस सेकेंड। अच्छा, इसी को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। कैसा? इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न हम इसे नाम देते हैं। इक्वेशनल क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो पेरेंटल सेल है इसे हम कह सकते हैं पेरेंटल सेल। इसमें जो इसकी डॉटर सेल बनी है उसमें क्रोमोसोम का नंबर अभी और रिड्यूस नहीं हुआ है, मतलब इसमें भी सेम क्रोमोसोम का अमाउंट है, इसीलिए हम इसे रिडक्शनल डिवीज़न ना कह के इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। हिंदी में इसे हम सम विभाजन के नाम से जानते हैं। क्या नाम? सम विभाजन। सम विभाजन हम इसे नाम देते हैं। तो आप समझ लें एक बार फिर से, ये जो पेरेंटल सेल हैं वो एक्चुअली कोई भी डिप्लॉयड सेल हो सकती है जो खास तौर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है। अब आप अभी हम पढ़ेंगे भी, आप शायद थोड़ा बहुत जानते हैं तो समझ सकते हो कि जो मियोसिस होती है उनके 3 टाइप होते हैं। एक मियोसिस होती है स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस का मतलब होता है कि जब हैप्लॉयड स्पोर्स बनाने हो, चाहे वो मेगा स्पोर चाहे वो माइक्रोस्पोर, तो फिर उस टाइम स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं और इसको हम कहते हैं स्पोरिक मियोसिस, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस डिवीजन हो रहा है। ये प्रोसेस हमें देखने को मिलती है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। अब दूसरी हम देख पा रहे हैं जायगोट, मैंने लिखा है। तो जो शैवाल होते हैं, खास तौर से हैप्लॉयड प्लांट होते हैं जो थैलोफाइटा के सदस्य होते हैं, जिसमें खास तौर से शैवाल और फंगस को रखा जाता है, इनमें डिप्लॉयड अवस्था एक जायगोट के जरिए दर्शाई जाती है। इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। अब इसमें जब मियोसिस होती है तो हम इसे जायगोटिक मियोसिस कहते हैं। अब गोनाडल एपिथेलियम कौन है? जैसे स्पर्म और ओवम को बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है एनिमल्स के केस में। तो एनिमल्स में हमें गैमेटिक मियोसिस मिलती है, शैवाल के अंदर या थैलोफाइटा के सदस्यों में हमें जायगोटिक मियोसिस मिलती है, और ब्रायोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म तक हमें स्पोरिक मियोसिस देखने को मिलती है। तो डिवीज़न ऐसे ही हुआ। अब 2 चीज़ें खास तौर से समझ लो। नंबर 1 कि ये जो पूरी मियोसिस की प्रोसेस है वो 2 स्टेप में होती है, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरी मियोसिस सेकेंड। अब एक और चीज़, अगर ये प्रोसेस 2 स्टेप में नहीं है, हम डायरेक्टली इसको बात करें तो ये है पेरेंटल सेल और ये है गैमीट जो फाइनल स्टेज में जनरेट हुए हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के समय एक जनक कोशिका से कुल 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, जबकि समसूत्री विभाजन में कितनी बनती हैं? 2 जनक पुत्री कोशिकाएं। तो एक जनक से 4। अब उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा हो गया। देखो यहाँ 16 है, यहाँ 8 8 8 सब में हो गया। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए हम इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर आपको बता रखा है कि मियोसिस जो होती हैं उनमें खास तौर से 4 फंक्शन होते हैं, 4 काम होते हैं। उसके की फीचर्स में लिखा गया है स्टार्टिंग में ही। तो ये इस तरीके से मियोसिस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ मियोसिस में। अभी तो हम ये समझ लें कि ये पेरेंटल सेल हो सकती हैं ड्यूरिंग मियोसिस प्रोसेस। तो अब हम खास तौर से ये बात मान सकते हैं कि ये जो सब की सब प्रोसेस हो रही हैं
ये कब हो रही हैं। तो ये एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो कह सकते हो मियोसिस, डिवीज़न, लैंगिक जनन के समय अगुणित का मतलब एन, अगुणित युग्मक का मतलब गैमीट्स अथवा बीजाणु स्पोर्स निर्माण के लिए होता है, ऐसे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय ये हमें डिवीजन देखने को मिलता है, खास तौर से 2n सेल में। तो कह सकते हैं की फीचर्स ऑफ मियोसिस क्या होता है ना। तो एनसीईआरटी में लिखे हैं कि मियोसिस का जो डिवीज़न है वो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के जरिए होता है, नंबर 1। और दूसरी जो बात कही जाती है कि जो डीएनए की मात्रा है वो दोगुनी की जाती है, कब? वो इंटरफेज फर्स्ट की जो एस फेज है वहाँ की जाती है। अब उसके बाद में डीएनए मदर और फादर का है, तो उसमें लक्षणों का एक्सचेंज होना है, तो जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। और जीन विनिमय की प्रक्रिया होने के बाद में जो इसमें की पॉइंट में एनसीईआरटी ने चौथा पॉइंट दे रखा है वो ये कि अंतिम रूप में 4 अगुणित कोशिकाएं निर्मित होती हैं, जिनमें से नॉर्मली 2 जनक कोशिकाओं से समानता दर्शाती हैं, जबकि 2 कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेंट होती हैं, जिनमें खास तौर से दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंस होते हैं, है ना। तो अब हम वो की पॉइंट्स ज़रा ले लेते हैं, है ना। तो कह सकते हैं की पॉइंट्स ऑफ मियोसिस के की पॉइंट, है ना। नंबर 1 ये एनसीईआरटी में लिखे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मियोसिस दो विभाजन संपन्न करता है। कैसे? एक होगा इंटरफेज फर्स्ट, ठीक है। फिर होगी मियोसिस फर्स्ट। क्या होगी? मियोसिस फर्स्ट। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में होगा इंटरकाइनेसिस। और फिर क्या होगा? फिर होगी मियोसिस सेकेंड। उसके बाद क्या होना है? मियोसिस सेकेंड। तो इंटरफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, इंटरकाइनेसिस और मियोसिस सेकेंड। ये प्रोसेस होगी। अब दूसरे पॉइंट में एनसीईआरटी ने कहा है कि इंटरफेज फर्स्ट की एस प्रावस्था में, एस फेज
में डीएनए दो गुना डबल, 2 गुना से मतलब है 2C मॉडिफाई इन 4C हो जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इंटरफेज फर्स्ट की जो एस प्रावस्था है उसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। अब तीसरा जो की पॉइंट एनसीईआरटी ने दे रखा है वो ये कि प्रोफेज फर्स्ट, कौन? प्रोफेज फर्स्ट, ये आगे हम पूरे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन अवस्था में जीन विनिमय, क्या होगा? जीन विनिमय, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इसीलिए किया जाता है जिससे कि मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर गैमीट्स में लाए जा सके। तो जीन विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो यहाँ पर जीन विनिमय हो जाएगा। और चौथा जो पॉइंट की फीचर्स में एनसीईआरटी ने दे रखा है वो कुछ ऐसे है कि अर्धसूत्री द्वितीय के पश्चात, या कह सकते हो मियोसिस सेकंड के बाद, यानी कि पश्चात 4 अगुणित कोशिका बनती हैं 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो ये की फीचर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी के जरिए, और इन्हीं के बेसिस पर काम आगे होता है। क्लियर? तो ये की फीचर्स हैं। मतलब मियोसिस में 2 तरीके के विभाजन संपन्न हो रहे हैं। नंबर 1 आपका हो रहा है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो इंटरफेज फर्स्ट आएगा, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट आएगा और उसके बाद इंटरकाइनेसिस आएगा। हम इसे इंटरफेज सेकेंड नाम नहीं देते, इसे हम इंटरकाइनेसिस ही नाम देते। इसमें डीएनए डबल नहीं होता है। क्लियर? अब मियोसिस सेकेंड होती है। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है? 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब दूसरा पॉइंट, इंटरफेज में जो एस प्रावस्था होती है, मतलब इसकी प्रावस्था, उसमें डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है, मतलब 2C मॉडिफाई इन 4C। अब यहाँ पर प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो वास्तविकता ये है कि अर्धसूत्री विभाजन का एक प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि पेरेंटल जो कैरेक्टर्स होते हैं, मदर फादर के जो लक्षण होते हैं, उन्हें नेक्स्ट जनरेशन यानी कि संतानों में स्थानांतरित करना होता है। और इसीलिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से एक तो विविधता आती है, मतलब वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन क्यों आते हैं? क्योंकि 2 जनकों के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में स्थानांतरित होते हैं। तो 2 जनकों के कैरेक्टर को आपको मिक्स करने के लिए, आपस में स्थानांतरित करने के लिए जीन विनिमय की आवश्यकता होती है। और जीन विनिमय जब होता है, बनता है, तो फिर वहाँ पर दोनों के कैरेक्टर मिश्रित हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये गैमीट बनते हैं, युग्मक बनते हैं, वो रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं। लेकिन एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर मियोसिस सेकेंड के बाद नए कैरेक्टर भी बनते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स को रीस्टोर भी किया जाता है। मतलब इसीलिए कहा जाता है कि 4 जो युग्मक बनते हैं उनमें से 2
पेरेंटल होते हैं और 2 रिकॉम्बिनेंट होते हैं। प्रकृति में एकदम से सारा का सारा चेंज नहीं होता, वो भी चेंजेस जो आते हैं वो सीक्वेंस बाय जाते हैं, एक लिमिट तक आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम 50% तक होता है, और इसीलिए 2 रिकॉम्बिनेंट एंड 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैं एक और यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए आपको ये बात बता देता हूँ। एक क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्या। चलो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित फोर हैप्लॉइड सेल अगुणित कोशिका होती हैं जैसे ऑप्शन है क्या, सिमिलर इन फिनोटाइप का मतलब है बाह्य आकार की, एंड जीनोटाइप का मतलब होता है आंतरिक जो जीन होते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप में वो चारों समान होते हैं। दूसरा ऑप्शन है डिसिमिलर इन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तीसरा ऑप्शन है सिमिलर इन फिनोटाइप dissimilar in genotype। चौथा ऑप्शन similar in genotype and dissimilar in phenotype। आंसर क्या लगाएंगे। ये जो नॉर्मल केस में बात कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, तो यहाँ पर कैसी कंडीशन होगी, आंसर क्या होगा। वो जो 4 बने हैं वो कैसे नज़र आते हैं, बाह्य आकार की में समान, और जो आंतरिक जो जीनोटाइप होता है वो कैसे। तो इसको समझने के लिए हम सरल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे याद करो, आपने कभी न कभी डाई हाइब्रिड क्रॉस को ज़रूर स्टडी किया होगा, है ना। हमेशा मेंडल के नियम तो हम लोग जब बायोलॉजी स्टार्ट होती है लगभग तभी से 9th 10th में भी है ना। तो याद करो कि जो वहाँ पर F1 पीढ़ी होती है उसको सेल्फ क्रॉस कराते हैं और उससे हम गैमीट बनाते हैं, याद है ना। तो याद करो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, है ना। तो ये हमारा F1 था, क्या था F1, ठीक है। ये है, इससे क्या बनाने, गैमीट फॉर्मेशन, क्या गैमीट्स फॉर्मेशन इससे करना है, ठीक है। या 4 परागकण बनाना है सपोज। तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए याद करो, इससे क्या हुआ था, इसमें 1 2 3 और 4, 1 गैमीट 2 गैमीट 3 गैमीट एंड 4 गैमीट।
याद है ये जो परागकण बने थे वो बाहरी हिस्सों से तो लगभग सेम नज़र आते हैं ना, पराग कणों में ज़्यादा एक स्पीसीज में कोई अंतर नहीं होता, वो लगभग सेम होते हैं। लेकिन आप इनका जीनोटाइप देखिए, वो जीनोटाइप क्या होगा, इसमें मान के चलो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें क्या होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसमें होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहलाती हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ये कैसा है, ये राउंडेड येलो है, मतलब गोल पीला, और ये कैसा है झुर्रीदार हरा, है ना। तो राउंडेड येलो याद आ रहा है, राउंडेड येलो ये है, और ये कैसा है रिंकल्ड ग्रीन। याद करो इनके ही यही दो पेरेंट थे, इन पेरेंट का जब हाइब्रिडाइजेशन कराया था तब F1 पीढ़ी मिली थी। F1 पीढ़ी से अब अपन जब गैमीट बना रहे हैं तो मतलब मियोसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हो रही है मियोसिस, वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होंगी, उससे क्या हो रहे हैं सीधे ही 4 गैमीट बन रहे हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये चारों के चारों जो गैमीट्स हैं या पोलन ग्रेन्स हैं, ये फिनोटाइप में बाह्य आकारकी में एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका जीनोटाइप देखो अलग अलग है। यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसे हम जीनोटाइप कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या बनता है, हमारा राइट आंसर बनता है सिमिलर इन फिनोटाइप डिसिमिलर इन जीनोटाइप। तो नॉर्मली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस जगह, चूँकि चीज़ों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम ये बात समझ सकते हैं कि ये दो पेरेंट थे, एक पीला गोल और एक हरा झुर्रीदार, इन दोनों के जब आपस में जीन विनिमय कराए गए तो रिकॉम्बिनेंट मिले। ये बिल्कुल अलग होता है, ये कैसा है, ये है आपका गोल हरा, है ना, और वो है झुर्रीदार पीला। तो ये पेरेंट नहीं थे, ये नए नेचर में जनरेट हुए। इसीलिए कहा जाता है कि जो लैंगिक जनन होता है उससे विविधता आती है, और इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसी के बेसिस पर जो नई संततियाँ आती हैं, नई जनरेशन आती है, वो अपेक्षाकृत नए वातावरण के प्रति ज़्यादा अनुकूलित होती है। ये हम फंक्शन में बात करेंगे। मतलब विविधता के लिए, अनुकूलता के लिए, विकास के लिए, गुणवत्ता के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, क्वालिटी के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, यहाँ एक जीव के अंदर अर्धसूत्री विभाजन का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो पेरेंट के कैरेक्टर आते हैं, और वो जो हाइब्रिड प्रजाति आती है उसमें नए वातावरण के प्रति ज़्यादा अनुकूलन होता है, वो ज़्यादा बेहतर होती है, जो विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड दो में होगी ये कंप्लीट, उसके बाद में इंटरफेज में वो डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी। प्रोफेज ये कैसे होगी ये हम आगे बात करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ से आगे जो स्टडी है वो एक टेबल के बेसिस पर चलेगी, और वो टेबल हम यहाँ पर समझ सकते हैं, लेकिन उसे हम आगे भी समझ सकते हैं।
जैसे मियोसिस है, कौन है? मियोसिस, सेल डिवीज़न, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें दो तरीके की मियोसिस हो रही है। मियोसिस फर्स्ट, क्या? मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में फेजेस क्या आएंगी? प्रोफेज फर्स्ट, दूसरी मेटाफेज फर्स्ट, तीसरी एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। चौथी आएगी टीलोफेज फर्स्ट, और ये होगी यहाँ पर मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में भी हमें वही काम मिलेगा, प्रोफेज सेकेंड, और दूसरा है मेटाफेज सेकेंड, थर्ड आएगा एनाफेज सेकेंड, ऐसे, और फोर्थ होगा टीलोफेज सेकेंड। क्लियर? इससे पहले यहाँ पर क्या हमें मिलेगा? इससे पहले हमें मिलेगा एक तो इंटरफेज फर्स्ट। क्या मिलेगा? इंटरफेज फर्स्ट। और यहाँ क्या मिलेगा आपको? इंटर काइनेसिस। ये हमने अभी अभी आपको पहले भी बताया। तो इस तरीके से मियोसिस कंप्लीट होगी, और फिर हम यहाँ पर अब इनकी एक एक स्टडी शुरू कर देंगे। मियोसिस फर्स्ट क्या है, मियोसिस सेकंड क्या है, और फिर इसमें जो प्रोफेज है वो सबसे टफ मतलब कॉम्प्लेक्स फेज बताई गई है, सबसे जटिल अवस्था बताई गई है, उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर? तो ये चीज़, थैंक यू।